नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से वेस्ट बंगाल की। और वेस्ट बंगाल में जिस वजह से सरकारें गिरी थी वो वजह सामने आ रही है। दूसरी बात ये भी है कि ममता बनर्जी पहले भी कहती थी कि अगर भाजपा आएगी तो क्या क्या नहीं करेगी तुम्हारे साथ, ये सोच कर देखो। अब वो कह रहे हैं कि भाजपा आ गई है और भाजपा वही कर रही है जो हमने चुनाव से पहले तुम्हें बताया था। हे मुसलमानों, तुम्हारे लिए ये काल है। कहती थी कि तुम्हारे लिए ये काल है, बंगाल वालों से कहती थी तुम्हारे लिए ये काल है। अब वो काल क्यों है, ये चीज़ें सामने आ गई हैं। एक ऐसा कहा गया कि एक एयरपोर्ट पर मस्जिद है। अब आप जानते ही हो, कभी रेलवे स्टेशन पर मस्जिद बनी हुई है, एयरपोर्ट पर मस्जिद बनी हुई है, एयरपोर्ट के दीवार के अंदर मस्जिद बनी हुई है, यहाँ तक कि मस्जिदें मंदिर तोड़कर मंदिरों में बना दी गई। ये सब हमारे देश में खेला गया। अब जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें थी वहाँ तो उन्होंने तोड़ फोड़ कर बराबर कर दी हैं और लगातार कानूनी प्रक्रिया चलाकर भी कर रहे हैं। लेकिन बंगाल में बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बंगाल में पिछले 60 वर्ष से जो सरकारें बैठीं, दो मुख्यमंत्री कम्युनिस्ट बैठे, फिर ममता बनर्जी बैठे, तीन तीन मुख्यमंत्री जो नहीं कर पाए। ऐसा कह रहे हैं जो तीन मुख्यमंत्री नहीं कर पाए वो शुवेंदु अधिकारी ने बैठने के कुछ दिनों में ही कर दिया। दमदम एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। दमदम एयरपोर्ट आपको याद होगा, जिसको अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहते हैं, 1924-25 की तरफ अंग्रेज़ों ने बनाया था। अंग्रेज़ों ने वहाँ गांव, तब वहाँ गांव हुआ करता था, कोई विशेष नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने उसका विस्तार किया तो मस्जिद अंदर आ गई। ऐसा कहते हैं कि मस्जिद पहले से थी और मस्जिद अंदर आ गई। अंग्रेज़ों के ऊपर वैसा दबाव था, चूँकि उसमें बंगाल, बांग्लादेश और आज का बंगाल दोनों मिलाकर बंगाल था और 50% आबादी मुसलमानों की थी। अंग्रेज़ों ने 1905 का मूवमेंट कलकत्ते में देखा था। अभी 1905 से 20 वर्ष ही हुए थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उसको अंदर ले लिया और दरवाज़ा बाहर दे दिया। मस्जिद बरकरार रही, मुसलमान सेटिस्फाई रहे, चूँकि वो तुष्टिकरण की नीति पर ही काम कर रहे थे। लेकिन आज़ादी के बाद ये सब हमको साफ करनी थी, क्योंकि अब पाकिस्तान बन चुका था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बन चुका था। और जितनी मस्जिदें, इमामबाड़े और जो रिलीजियस प्रॉपर्टियाँ थीं उनके बिहाफ पर तो पाकिस्तान दे दिया गया था ना, 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। जब पाकिस्तान बन गया तो फिर भारत में मस्जिदें क्यों? फिर भारत में जब मुसलमान सारा जाना ही था तो भारत में क्यों मस्जिदें, भारत में क्यों इमामबाड़े, भारत में क्यों ईदगाहें, भारत में क्यों कब्रिस्तान और भारत में क्यों वक्फे? लेकिन नेहरू की कृपा थी कि उन्होंने इनकी वक्फे बना दी और वक्फे बनाकर फिर उन्हीं को, जिन पहले उन लोगों को नेहरू लिया का समझौता करके रोका और रोकने के बाद उन्हीं को उनकी कस्टडी दे दी। मतलब आइए और खूब फलिए फूलिए और रहिए। जो संपत्तियां भारत सरकार की हो जानी चाहिए थी। अब इसका जो परिणाम निकला वो ये निकला कि वक्फ बोर्ड, अब लोग ये समझते हैं कि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। इस पर सर्वे सभी राज्यों ने करवाने शुरू किए। हम सब जानते हैं वक्फ को कम, मैं वक्फ का काम कर रहा था तो वक्फ के काम करते समय तमाम भाजपा शासित राज्य सरकारों ने सर्वे बिठा दिए। योगी जी ने सर्वे बिठाया। सर्वे बिठाने के बाद जब एसआईटियाँ और ये बने तो मालूम पड़ा कि 98% संपत्तियों के कागज़ नहीं है। ये 98% संपत्तियाँ जो वक्फ के नाम है वो हैं जो या तो सरकारी ज़मीन पर हैं या फिर कब्जे में हैं या फिर इलीगल हैं या किसी और की ज़मीन है, ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया है क्योंकि शासन था, क्योंकि लोग सपोर्ट में थे। बंगाल में ये सब कुछ नहीं हो पा रहा था। बंगाल की जनता बहुत परेशान थी 2-3 बातों को लेकर। एक तो वसूली, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय के बजाय टीएमसी के कार्यालय में सब कुछ होना। इससे पहले ये कम्युनिस्ट पार्टी की जब सरकार थी तब भी यही हाल था। वो कम्युनिस्टों का पूरा कैडर टीएमसी ले गई, हम सब जानते हैं। तो टीएमसी उस समय अपने केंद्रों से चला रही थी सरकार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी। इससे लोग बहुत परेशान थे। वसूलियाँ बहुत की जा रही थी और वसूलियों का परिणाम आलम ये था कि अगर वो रात में आपको कहेंगे कि आपको पेड़ा बनाना है, कुछ बनाना है, तो बनाना पड़ेगा। महिलाओं को उठकर, अगर उनके कैडर का कोई व्यक्ति आया है, वो महिलाएं रात में किसी के भी घर की हों, किसी का दरवाज़ा खटखटा के वो कहेंगे नहीं ये सुविधा चाहिए, तो वो सुविधा देनी पड़ेगी। आप प्रशासन के पास जाएंगे तो प्रशासन सुनेगा नहीं। अब 2-3 घटनाएं ऐसी हो गई। अब टीएमसी में तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है। हावड़ा क्रैकडाउन, इसको अगर हम कहें तो कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक परेडिंग, एक्सटॉर्शन और ये सब कुछ चल रहा था। हावड़ा क्रैकडाउन के नाम से ये सारा चल रहा है।
अब जस्टिस चाहिए, ह्यूमिलिएशन चाहिए। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो परिवर्तन शुरू हुआ वो हुआ कि सबसे पहले इन लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया, जो वसूली कर रहे थे उन वसूलीबाजों की जो तयबाजारी ले रहे थे या तोलाबाजी कर रहे थे या इंटिमिडेशन कर रहे थे या सिंडिकेट बनाए हुए थे, ऐसे सिंडिकेटों को राज्य सरकार ने तोड़ना शुरू किया और उनकी जो वीडियोस हैं वो पब्लिक में सोशल मीडिया पर चलानी शुरू कर दी। आप सोचिए कि सोशल मीडिया पर चलाकर सरकार ने ये मैसेज दिया कि देखो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, हम बंगाल में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतेंगे, किसी प्रकार से आपको छोड़ेंगे नहीं। टीएमसी का जो वायलेशन था, जो टीएमसी कर रही थी, उनको सबको जड़ से खत्म किया। एकदम सरकार बनते ही जो एक्सटॉर्शन के मुकदमे थे 40% कम हो गए, 300% कंप्लेंटें कम हो गई, 12 बड़े सिंडिकेट बस्ट कर दिए राज्य सरकार ने, सरकार बनते ही। पुलिस एक्शन, अब पुलिस, लोग कहते थे कि बंगाल की पुलिस भाई सुनती नहीं है, वहां की पुलिस इस बात के लिए ट्रेंड है कि जो सत्ता में है उसकी बात माननी है, बस वो जो गलत करे तो गलत करना है, वो सही करे तो सही करना। अब भाजपा की सरकार बन गई है, शुभेंदु अधिकारी बैठ गए तो सही करना है, तो वही पुलिस जो संरक्षण दे रही थी, वही पुलिस जो उनको लाभ दे रही थी, उसी पुलिस ने ये सब करना शुरू कर दिया। और अब वही पुलिस, चूंकि उनसे भी बहुत परेशान थी, वही पुलिस सब कुछ आजकल हैंडल किए हुए है। इसका परिणाम ये निकला, जब शक्ति चली जाती है, जो लोग शक्ति की वजह से साथ में आते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी ये तोड़फोड़ शुरू हो गई है। एक कंप्लेंट काकोली घोष ने कर दी है कल्याण बनर्जी के खिलाफ। काकोली घोष पहले विप प्रमुख हुआ करती थी, ममता बनर्जी बड़ी उनसे नाराज थी क्योंकि काकोली घोष के ऊपर कुछ हमले हुए थे, तो Z+ सिक्योरिटी भारत सरकार ने उनको दे दी। Z+ सिक्योरिटी मिलते ही ये उन्होंने अंदाजा लगाया, टीएमसी ने अंदाजा, ये तो बीजेपी की तरफ जा रही है। बीजेपी के कार्यक्रम में भी, सरकारी कार्यक्रम में भी वो शामिल हो गई। ऐसा तब ममता बनर्जी नाराज हुई और उनको विप प्रमुख से हटा दिया। विप प्रमुख से उनको हटाते ही उन्होंने क्या किया कि कुछ समय के बाद ही सारे अपने दायित्वों से इस्तीफा दे दिया, प्रदेश के दायित्वों से, विप के दायित्व से, सबसे इस्तीफा दे दिया। मैं केवल सांसद, अभी सांसदी से इस्तीफा नहीं दिया। कल्याण बनर्जी को नया विश्व प्रमुख बना दिया। अब विश्व प्रमुख बनने के बाद कल्याण बनर्जी ने उनके साथ बदतमीजी देना शुरू किया, और टीएमसी का पुराना नियम यही है। कल्याण बनर्जी इस समय सबसे खास आदमियों में आते हैं ममता बनर्जी के। कल्याण बनर्जी ने जब उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया तो काकुली ने वो रिपोर्ट पार्लियामेंट उसको दे दी, अध्यक्ष को, और अध्यक्ष से कहा कि भाई हम पार्लियामेंट के इसके अंदर हमारे साथ गलत होता है और ये हमारी बेइज्जती करते हैं। हमने पहले ही नेशनल विंग से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आईपैक के स्तर पर जो करके रखा था, हमने सब पे इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस्तीफा दे दिया और शिकायत करना अध्यक्ष के पास एक सांसद की, वो भी उन्हीं की पार्टी का जो विप प्रमुख है, जो ममता बनर्जी का बहुत खास है, ये बताता है कि इनके ऊपर कितना बड़ा संकट आया, वो किस प्रकार से टीएमसी इस समय टूट रही। एक इंसिडेंट जिसको निमता इंसिडेंट के नाम से जाना गया। निमता इंसिडेंट का मामला यह है, सुगाता रॉय नाम के सांसद पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन में अपने कार्यकर्ताओं के साथ हुए अभद्रता की शिकायत करते हैं। बाहर पूरे एरिया के लोग खड़े हुए, जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर अंडे मारे जाते हैं, केले के छिलके मारे जाते हैं और चोर की गालियाँ। ये तो हमने, महुआ मोइत्रा जिस समय दिल्ली आ रही थी, उन्होंने भी कंप्लेंट की है डीजीसी से कि दिल्ली में वो एयरबस में थी और वहाँ जब वो निकल रही थी तो कुछ लोगों ने आकर उनको चोर करके संबोधित करना शुरू किया, टीएमसी चोर है। अब बंगाल में जो बोल नहीं पा रहा था गुंडागर्दी की वजह से, वो खुलकर बोलने लगा है। कई एक कार्यकर्ताओं को लोगों ने हावड़ा के पास, या जो वसूली करने उनके वसूली वाले थे, उनको लोगों ने रोड पर जुतियाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। आप सोच लीजिए कि जब मारना शुरू कर दिया का मतलब क्या है। आप समझ सकते हैं कि जो पुराना स्ट्रक्चर था, जिनका रोजी रोजगार था, ममता बनर्जी की वजह से वसूली किया करते थे, रात दिन में किसी को भी किसी से भी बेगारी करवाया करते थे, और यौन शोषण के भी पहले हमको जहांगीर और बाकी के प्रकरण हमने देखे हैं कि यौन शोषण के प्रकरण भी सामने आए थे। ये सब चीज़ों से परेशान होकर बंगाल ने इतना भारी बहुमत दिया बीजेपी को, और बीजेपी ने खुली छूट जनता को पहले दे दी।
मैसेज अमित शाह जी ने दिया कि भाई देखो, हम डिपोटेशन सेंटर हमने बना दिए हैं, अगर आप वापस जाना चाहें तो चले जाइए, हम आपको सुविधा भी देंगे, हम आपको वापस भेजने की व्यवस्था भी करेंगे, आप यहाँ से पहले अपने आप वापस चले जाइए, नहीं हम कानूनी कार्रवाई करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो भी वहाँ सीआरपीएफ को उन्होंने ज़मीन दे दी, या फिर वो जो चिकन नेक वाला एरिया है दार्जिलिंग का, वो केंद्र सरकार को हैंड ओवर कर दिया ज़मीन पर वायर ओवर लगाने के लिए और इनको वापस जाने के लिए, यानी कि स्टेट को लगातार क्लीन किया जा रहा है। अब जो समस्या है, जो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट हो सकता हो, क्योंकि हम तो ये मान के चलते हैं कि बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल का विभाजन में ईस्ट पाकिस्तान बना था और सभी बंगालियों को जो मुसलमान थे उनको ईस्ट पाकिस्तान जाना था, वो यहाँ नहीं रह सकते थे। लीगली ये समझौता तय हुआ था, वो नेहरू लिया का समझौते की वजह से कुछ रुक गए या कुछ वापस आ गए, वो अलग बात है। अब इन लोगों को चूंकि 100% वापस जाना था, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि बंगाल में कोई भी मुसलमान लीगली नहीं रह रहा है। होंगे 1-2% तो मैं मान नहीं सकता जो बाकी राज्यों से जाकर चले वहाँ बस गए होंगे, लेकिन लीगली अगर पार्टीशन थ्योरी की मानी जाए तो पूरे बंगाल और पंजाब में एक भी मुसलमान नहीं होना चाहिए। पंजाब में तो मुसलमान नहीं, आज भी पोजीशन अच्छी नहीं है, लेकिन बंगाल में ये जो कम्युनिस्ट सरकारें बैठी, इन्होंने बांग्लादेशियों को बुलाकर बसा लिया, और ये ममता बनर्जी बैठी, इन्होंने भी खुले वो खोल दिए। डेमोक्रेटिक कमीशन इसीलिए बैठा है कि वो सब कुछ करे, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स का क्या होगा? अब एयरपोर्ट के अंदर स्ट्रक्चर, आप सोचो, पहले तो सभी वक्फ के ऑडिट के आदेश दे दिए सरकार ने कि भाई इनका ऑडिट किया जाए, सभी मदरसों के ऑडिट के आदेश दे दिए, इनके वो किए जाएं, सब में वंदे मातरम कहा जाएगा, वो किया जाए, इनमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि पता लग सके कि मदरसों में क्या चल रहा है, ये सब होगा, उनके सिलेबस क्रॉस चेक होंगे, उन पर मॉनिटरिंग होगी, ये सब कुछ होगा। अब मस्जिदें जो इलीगल बनी हुई हैं या मस्जिदें जो गलत तरीके से बनी हुई हैं, उनकी शिफ्टिंग की बात आती है। अगर आपके पास लीगल कागज़ हैं और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में कहीं फंस रही हैं तो उनको शिफ्ट कर लीजिए। अगर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में की बात छोड़ दी, अगर वो इलीगल बनी हुई तो हम तोड़ ही देंगे। शुभेंदु अधिकारी ने ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं। 1924 से लेकर 2025 तक सिविल एविएशन, जो कंट्री का एविएशन था, उस एविएशन में 1995 में इस जगह का नाम, दमदम एयरपोर्ट का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया था। आज की पोजीशन ये है कि एयरपोर्ट के अंदर वो बना हुआ है, जबकि कोलकाता इंटरनेशनल स्थानों को रखता है। जैसे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वैसे ही बेंगलुरु में अभी बना दिए गए हैं, या फिर चेन्नई में बनाया गया है। क्या कलकत्ता में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए? क्यों कलकत्ते के आदमी को दिल्ली आना और तब इंटरनेशनली जाना? तो कलकत्ते में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। जब कलकत्ते का एयरपोर्ट भारत के सबसे पुराने एयरपोर्टों में से एक है, जब अंग्रेजों ने यहाँ सिविल एविएशन करना शुरू किया था तब कलकत्ते का एयरपोर्ट बना था, क्योंकि उस समय राजधानी कलकत्ते होती थी। वहाँ उसी समय पर राजधानी उठकर दिल्ली आई थी। उस समय कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी, और जो कलकत्ते में गवर्नर हाउस है, मैं उसमें गया हूँ, गवर्नर हाउस है वो उस समय के वॉइसरॉय का हाउस हुआ करता था, वॉइसरॉय सदन हुआ करता था। आप सोचिए कि पूरी अंग्रेज सरकार वहाँ से चलाई जाती थी। कोलकाता में इस मस्जिद की वजह से, जो एक मस्जिद बनी, वो मस्जिद की वजह से, जो कि जो वहाँ का रनवे है, रनवे से सिर्फ 100 या 150 मीटर दूरी पर है, वहाँ ना तो विस्तार हो पा रहा है, उसको इंटरनेशनल कैसे बनाया जाए? इंटरनेशनल सिविल एविएशन के लिए उसमें अब विस्तार करने की आवश्यकता है। ये मस्जिद बीच में अड़ंगा अटक रही, और इसलिए अभी तक आप सोचो, मोदी जी की सरकार बैठने के बाद उन्होंने मोस्टली एयरपोर्ट इंटरनेशनल बनाने की कोशिश करी, देश में एविएशन क्रांति आई, लेकिन कोलकाता का परिवर्तन नहीं हुआ, दमदम एयरपोर्ट का कुछ नहीं हो पाया। इसलिए अब शुभेंदु अधिकारी के बैठने के बाद उन्होंने तय किया कि भाई ये मस्जिद को हम हटाएंगे, इस मस्जिद को हम हटाएंगे का मतलब अब इसको यहाँ नहीं रखेंगे। अब लेकिन हिंड्रेंस तो वही है, जमाए उलेमाए हिंद फलाना ढिमाका। सरकार ने कहा देखो भाई हम मस्जिद गिरा कर रहेंगे, अगर मेरा ऑफर मानना चाहो तो एक मान लो। बात यह है कि इस मस्जिद को शिफ्ट कर लो, मंदिर भी है, मंदिर भी हटा रहे हैं, उसको भी शिफ्ट कर रहे हैं। हम आपको जगह दे रहे हैं, वहाँ पर आप जाओ तो मस्जिद बना लो, और मंदिर को भी हम जगह दे रहे हैं, वहाँ जाओ तो मंदिर बना लो, अदरवाइज हम बुलडोजर लगाकर इसको गिरा देंगे। एक्विजिशन के जो लॉज होते हैं, एक्विजिशन का जो आदेश होता है, वो एक्विजिशन का आदेश कर दिया गया। अब जो बंगाल में चल रहा है, बंगाल में जिस प्रकार से परिवर्तन दिख रहा है, और लोग अब लोगों को जूते मारने शुरू किए हैं, जिस प्रकार से बांग्लादेशी वहाँ से निकल रहा है, रोहिंग्या वहाँ से वापस जा रहा है और बॉर्डर पर लाइन लगाए हुए है वो, और मुसलमान को ये समझ आ गया है कि शुभेंदु अधिकारी मतलब लाठी बहुत पड़ेगी, मार
बचोगे नहीं। पूरी पाकिस्तान की सरकार त्रहिमाम कर रही है, जो भारत के पीछे पड़ी थी। तुम तो अंदर रहते हो, तुम्हारा तो हाल ही खराब हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। जितना हिंसा तुम करना जानते हो उतनी ही मार पड़ेगी अगर दिमाग लगाया तो। इसलिए मुसलमानों को भी वहाँ जो अतिवादिता थी, जो इन्फिल्ट्रेटर थे, उनको भी ये बात समझ आ गई कि शुभेंदु अधिकारी का मतलब केंद्र के साथ मिलकर काम करना, और बहुत लाठी मरेगी। ममता बनर्जी नहीं बची जो आपको बचा लेगी। तमाम अधिकारी जो सिंडिकेट में शामिल थे वो तो गिरफ्तार हो ही गए हैं, उनसे पूछताछ चल ही रही है। ईडी अपने फुल स्विंग पर आ गई, सीबीआई अपने फुल स्विंग पर आ गई। राज्य सरकार ने पूरा टेक ओवर करने के बाद पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को आश्वासन दे दिया है कि तुम्हारा तब तक कुछ नहीं होगा जब तक तुम राष्ट्र का काम करोगे, लेकिन जैसे ही तुम व्यक्तिगत काम करना शुरू करोगे तो आप समझ लीजिए आपकी भी आफत है। और केंद्र में अब कैडर भी चेंज करोगे तो केंद्र ही कैडर चेंज करेगा तो कहाँ ले जाओगे। और केंद्र अगर कहीं और भेज देगा तो फिर ममता बनर्जी अब नहीं बची हैं जो राजीव कुमार के लिए धरने पर बैठ जाएंगी या बंदोपाध्याय के लिए धरने पर बैठ जाएंगी। आईपैक जैसी एजेंसियां अब उन पर उनके दफ्तरों पर पड़ ही रही है रेट। तो अब पूरे बंगाल में जो त्रहिमाम मचा है ना, वो जितना बिगड़ा हुआ था उतनी तेजी से वहां काम हो रहा है। और तब जमायत उलेमा हिंद ने राज्य सरकार के साथ बैठकर कहा कि हम इस मस्जिद को यहाँ से शिफ्ट कर ले जाएंगे, हम एयरपोर्ट की जगह खाली करें, आप इसको इंटरनेशनली विकसित करिए। अपना स्टेटमेंट भी उन्होंने दे दिया होगा, जो भी दिया हो। लेकिन ये बात आती है कि इस एयरपोर्ट को अब ग्लोबल एविएशन का हब बनाया जाएगा, और अब केवल दिल्ली में ही नहीं, कोलकाता में भी वो उधर ईस्ट से जो आने वाले लोग हैं, ईस्ट एशिया से जो हमारा संपर्क है, ईस्टर्न वर्ल्ड से जो संपर्क है, वो क्यों नहीं सीधा कलकत्ते से संपर्क किया जाए? क्यों वो दिल्ली आए, दिल्ली से कोलकाता जाए? मैं समझता हूँ नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए, मैं समझता हूँ कि ईस्टर्न इंडिया के विकास के लिए, बिहार, झारखंड, ये कोलकाता का जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल अगर बनता है, और बन जाएगा, केंद्र सरकार मोदी जी की है और वो एविएशन पर विशेष काम कर रहे हैं, बन जाएगा। अब ये मस्जिद वहाँ से जा रही है। मस्जिद का इतिहास ये है कि 1890 में लगभग वो बनी। तो इन लोगों का कहना यह है कि साहब 150 साल पुरानी मस्जिद है, आप कैसे हटा देंगे? मैं कहता हूं कि वो 150 नहीं 1500 साल पुरानी भी है तो भी हटाई जा सकती है। सरकार हमारी है, सरकार प्रतिबद्ध है डेवलपमेंट के लिए, तो डेवलपमेंट बनाम रिलीजन डेवलपमेंट के बीच में नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखें। हाँ, अगर ऐतिहासिक कोई संदर्भ है, कोई ऐतिहासिक धरोहर है, जैसे राम सेतु तोड़ने की बात सोनिया गांधी ने कर दी थी और एफिडेविट लगा दिया कि राम नाम की कोई चीज़ ही नहीं हुई, तो फिर उनका संरक्षण तो किया जाएगा। लेकिन बाकी ये जो विदेशी कॉन्सेप्ट है, विदेशी रिलीजन भारत में है, इसका भारत क्यों संरक्षण करे? ये रिलीजन विदेशी है, विदेशी रिलीजन भारत से साफ होना चाहिए। भारत में इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि अच्छे कदम और योगी जी की राह पर चल पड़े हैं। अब होड़ लगी है, धामी ज़्यादा तेज कर सकते हैं कि योगी जी कर सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस कर सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी कर सकते हैं। होड़ लगी है इनके बीच में कि ये कितनी जल्दी प्रदेश का कौन सफाया करेगा। मैं समझता हूं अभी तक लोग योगी जी का नाम केवल लेते थे, धामी जी उनसे तेज निकल गए और देवेंद्र फडणवीस जी बड़ी तेजी से आगे बढ़े, और इधर शुभेंदु अधिकारी ने तो मतलब हफ्तों में ही खेल पलटने का हिसाब कर दिया है, जिससे मैसेज जा रहा है और वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है। ये सब कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का कारण ये है, हालांकि कुछ हाई कोर्टों ने पहले कहा है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट मत करिए, किसी की बेइज्जती इतनी मत करिए, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट का मतलब है माहौल। समझ लीजिए कि आप कोई भी बचेंगे नहीं, सब मारे जाएंगे, एक को भी रिलीफ नहीं मिल सकती जो गलत करेगा। यहाँ कानून का शासन है तो कानून का ही शासन चलेगा। यहाँ संविधान है, कुरान का शासन नहीं चलेगा। आप अपने घर में पढ़िए, यहाँ बाइबल का शासन नहीं चलेगा, यहाँ संविधान का ही शासन चलेगा। और संविधान का शासन चलने के लिए लाठी चलाना, इनकाउंटर का खेल और वो सब, और कोलकाता पुलिस इस मामले में ये मानना पड़ेगा कि वो बहुत परफेक्ट हैं। गलत करने के लिए जब वो इतना सब कुछ कर सकते हैं तो सही करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये भी सोचने की बात। बाकी आप डिस्कशन करके बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।